एक ऐसा इंसान जिस पर 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लगता है, वो 5 बार चुनाव लड़कर लीडर कैसे बन सकता है? क्यों हमारे कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बन रहे हैं? क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है और ऐसा होता क्यों है? अतीक अहमद की बिगिनिंग से लेकर उसके पूरे कुनबे की तबाही की पूरी कहानी आज पहली बार आ रही है। इंडियन पॉलिटिक्स, क्राइम और मनी के तालमेल के घिनौने सच के साथ साथ आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे पहले गैंगस्टर अतीक अहमद के बारे में ऐसी बातें सामने आएगी जो कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। कम छोरे मजामा। अरे मामा, ऐसे ही क्राइम की कहानियां जो एक्शन से भरपूर और फिल्मी अंदाज में, वह भी पूरी जानकारी के साथ देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे मामा, आपने गैंग और गैंगस्टर बाहुबली के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन अतीक अहमद में ऐसा क्या था कि संसद भवन तक में नेता और पॉलिटिकल पार्टियां उसके बारे में बातें कर रहे थे। एक आदमी जिस पर कानून तोड़ने और मर्डर के आरोप थे, उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे माननीय एमपी बना के पार्लियामेंट में शपथ दिलाई गई कि वह अपने एरिया में इस चीज का ध्यान रखे कि कोई व्यक्ति कानून न तोड़े। और ऐसा क्या रीजन था कि एक तांगा चलाने वाले के छोकरे ने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी थी। ये वो दौर था जब इलाहाबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने बहुत सारे तांगे वाले रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे, और उन्हीं में से एक था फिरोज तांगा वाला। खुलदाबाद के इसी चकिया इलाके में रहा करता था। उसी फिरोज के घर 1962 में पहला बच्चा जन्मा। नाम रखा गया अतीक अहमद। वो छोटा सा बच्चा पैदा होते ही गरीबी के बादलों में काफी सहमा सहमा रहता। इस नन्ही सी जान के जहन में कहीं ना कहीं आग लग चुकी थी अमीर बनने की। किसी तरह खींचतान वो 10वीं तक पहुंच गया, मगर 10वीं के बोर्ड के इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का पस्ता छूटा और कदम जुर्म के राह पर चल पड़े। 80 का दशक था। इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में उद्योग अपने रफ्तार पर था। इलाहाबाद में भी बिजनेस फल फूल रहा था। दूसरी ओर चकिया के तांगे वाले का छोरा अतीक अपनी जवानी के जोश में था। पहलवान था तो एरिया के एमपी सलीम शेरवानी का बाउंसर बना, लेकिन उसे मजा नहीं आ रहा था। उसे तो पूरी दुनिया जितनी थी। इसी ललक के साथ वह रेलवे का कबाड़ चुराने लगा, कोयला चुराने लगा। अब अच्छा खासा पैसा बना तो अपने हम उम्र के लड़कों का एक गैंग बना लिया। उसी वक्त इलाहाबाद में और एक शख्स था, वह भी रेलवे के स्क्रैप को चुराने के धंधे से जुड़ा हुआ था। यहीं पर अतीक और उस मोहम्मद गुलाम का लफड़ा हो गया। ये बात है 1979 की। अतीक का मत्था घूम चुका था। बीच चौराहे पर मोहम्मद गुलाम को चाकू घोंप कर ठोक डाला। बस यही वह घटना थी जिसने महज 17 साल के अतीक को पूरे चकिया का दाता बना दिया, क्योंकि 17 साल की उम्र में 302 की धारा लगना कोई आम बात नहीं थी। पुलिस ने अतीक को उठा लिया। थोड़े समय बाद अतीक जेल से बाहर आया। इस दौरान इलाहाबाद में खूंखार डॉन हुआ करता था शौके इलाही, जिसे लोग चांद बाबा कहते थे। इतना खतरनाक आदमी था जो चलते चलते बम बनाता और फेंकता। एक बार तो पुलिस थाने को ही बम से उड़ा दिया था, इसीलिए लोग उसे बमबाज कहते थे। इधर अतीक भली भांति जानता था कि चांद बाबा का गैंग ज्वाइन करेगा तो अपना भी दायरा पड़ेगा, और चांद बाबा का गैंग ज्वाइन कर लिया। अब अतीक चांद बाबा के लिए किडनैपिंग, मर्डर, वसूली, फिरौती करने लगा और गैंग का टॉप का खास आदमी बन गया। इसी तरह साल बीतते गए और चांद बाबा के लिए काम करता गया और अपना भी अलग छवि बनाता गया। 1985 का साल था। यूपी में वीर बहादुर की सरकार आती है और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, और यूपी पूरे हिंदुस्तान का क्राइम एपिसेंटर बना हुआ था, इसलिए यूपी सरकार की किरकिरी हो रही थी। तब 1986 में वीर बहादुर सरकार यूपी में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लेकर आती है, और दिलचस्प बात तो ये थी कि उस वक्त पूरे यूपी में अतीक से भी बड़े बड़े क्रिमिनल थे। बावजूद यूपी का पहला गैंगस्टर एक्ट जो लगता है वो अतीक अहमद के ऊपर लगता है, और इसी के साथ अतीक अहमद बन गया यूपी का सबसे पहला गैंगस्टर। अब यहाँ से कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। 1989 की बात है। चांद बाबा अब एक डॉन के साथ साथ राजनीति में घुस चुका था। बड़े बड़े नेता उसके साथ उठने बैठने लगे थे। अतीक ये सब देख समझ चुका था कि गुंडई से ज्यादा पावर राजनीति में है। राजनीतिक छत्र छाया में आप कोई भी बड़ा अपराध करके भी बच सकते हैं। ये बात अतीक के मन में घर कर गई और राजनीति में उतरने का मन बना लिया। साथ साथ चांद बाबा को भी ये बात बताई। चांद बाबा बोला,
देखते हैं वक्त आने पर तुम्हें भी राजनीति में उतारेंगे। इसी दौरान मुलायम सिंह यादव की सपा पार्टी ने चांद बाबा को विधायकी का चुनाव लड़ने टिकट ऑफर किया। चांद बाबा ऑलरेडी इलाहाबाद म्यूनिसिपल का चुनाव जीत चुका था। इधर अतीक चाहता था कि विधायकी का चुनाव वह लड़े, लेकिन यहाँ चांद बाबा खुद विधायकी लड़ने मन बना चुके थे। बस यहीं से अतीक का ईगो हट हुआ और चांद बाबा के गैंग को लात मार खुद का गैंग खड़ा किया और चांद बाबा के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब चुनावी मैदान में गुरु और चिल्ला आमने सामने आ चुके थे। दोनों गुरूर में डूबे हुए थे और इस कुछ महीनों में दोनों गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर हुई। दूसरी ओर जनता के बीच अतीक का पलड़ा भारी था। ये बात चांद बाबा को नागवार गुजरी। चांद बाबा ने प्लान बनाया अतीक को खल्लास करने का, लेकिन चांद बाबा के इस मंसूबे के बारे में अतीक को भनक लग गई। अब अतीक ने भी ठान लिया कि चांद बाबा कुछ करे उससे पहले हम ही चांद बाबा को निपटा देंगे। 1989 के आखिरी दिनों की बात है। 4 दिन बाद चुनावी रिजल्ट आने वाला था। तब अतीक गैंग ने चांद बाबा को खबर पहुंचाई कि आज अतीक अपने चुनिंदा ढाबे पर चाय पीने आने वाला है। यह अतीक का एक ट्रैप था। चांद बाबा अपने 10-15 आदमियों को लेकर जैसे ही ढाबे पर एंटर हुआ कि घात लगाए हुए अतीक के खूंखार गोलीबाजों ने अंधाधुंध फायर जोक दिया और चांद बाबा का वही राम नाम सत्य हो गया। 1989 में अतीक अहमद एमएलए तो बनता ही है, बल्कि उसके बाद भी 1989 से 2004 तक लगातार चुनाव जीतकर 5 बार एमएलए बनता है। 5 बार बड़ी बड़ी पार्टी के नेता जो थे उनको हराकर चुनाव जीतना यह आसान बात नहीं थी। और राजनीति की आड़ में अतीक ने सरकारी टेंडरों में खूब घोपला किया, हत्याएं करवाई, न जाने कितने लोगों की जमीनें हड़प ली। यही नहीं, मदरसे की जमीनों को भी नहीं बख्शा। पैसा और पावर में इतना अंधा हो चुका था कि उसके आड़े जो भी आया मारा गया। सरकार भी उसके आगे पानी भरती थी। अतीक भले ही गैंगस्टर था, डॉन था, माफिया था, बाहुबली था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को उसमें टैलेंट दिखता था। अतीक अहमद को हर पार्टी अपने साथ लेने के लिए तैयार रहती थी। 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फुलपुर की सीट से लोकसभा का टिकट दिया और अतीक जीत भी जाता है। और इस जीत के साथ अतीक माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन जाता है। अरे मामा, यहाँ बता दूं कि फुलपुर सीट पर जीतना कोई आसान नहीं था और जीत गए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस सीट का भारतीय राजनीति में एक बड़ा योगदान रहा है। यहीं से पूर्व बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे। उनकी बहन भी यहीं से चुनाव लड़ती थी और ये वो सीट है जिसने देश को 2-2 पीएम दिए। खैर, अतीक एमएलए की सीट छोड़कर एमपी की सीट ले लेता है और जो एमएलए की सीट खाली होती है उस पर दोबारा इलेक्शन होता है। इस खाली सीट पर अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम, जिसे आप अशरफ के नाम से जानते होंगे, उसे मैदान में उतारता है। उधर इसी सीट पर बीजेपी की तरफ से राजूपाल भी चुनाव लड़ता है और राजूपाल चुनाव जीत जाता है। ये बात ऐसी हुई कि जैसे राजूपाल ने अतीक के घर में घुसकर उसे हराया, क्योंकि अतीक लगातार 5 बार इसी सीट से चुनाव जीतता आया था। खैर, अतीक को अब राजूपाल चुभने लगा, उसे रास्ते से हटाना था। राजूपाल ने अक्टूबर 2004 में इलेक्शन जीता। उसके अगले ही महीने राजूपाल पर बम और गोलियां चलती है, लेकिन राजूपाल बच जाता है। दिसंबर में फिर से बम फेंके जाते हैं, इस बार भी वह बच जाता है। और इस हादसे के 10 दिन बाद यानी 16 जनवरी 2005 को राजूपाल की शादी पूजा पाल से होती है। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी 2005 को राजूपाल कुछ लोगों के साथ 3 बजे 2 गाड़ियों में अपने गांव रिपब्लिक डे मनाने वापस जा रहा होता है। राजूपाल के साथ उमेश पाल भी था, तो राजूपाल गाड़ी से जा रहा होता है। तभी राजूपाल की दोनों गाड़ियों को भरे बाजार 20 से 25 लोग घेर लेते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद राजूपाल को एक टेम्पो में डाल के अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। तभी हमलावर अस्पताल तक पीछे पीछे जाते हैं और बम और गोलियां बरसाते हैं। राजूपाल को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हें 19 गोलियां लगी थी। इधर एक विधायक की दिन दहाड़े इस तरह की हत्या ने पूरे सूबे में राजनीतिक दंगल खड़ा कर दिया। बावजूद केस तो दब गया। इसके बाद इसी सीट पर एक बार फिर चुनाव होता है, जिसमें बीएसपी से राजूपाल की पत्नी पूजा पाल खड़ी होती है और सामने अतीक का भाई अशरफ खड़ा होता है और अशरफ जीत दर्ज करवाता है। अब उस एरिया का एमपी अतीक अहमद, उसका भाई एमएलए और यूपी में एसपी की सरकार। अतीक ने जो तांडव मचाया, खुलेआम गुंडे, या यूं कहे ये अतीक का एक दौर था। अब 13 मई 2007 को फिर से चुनाव आते हैं और एसपी को पछाड़ बीएसपी की सरकार सत्ता में आती है और मायावती की पार्टी से राजूपाल की पत्नी पूजा पाल अतीक के भाई अशरफ को हरा के जीत दर्ज करवाती है। इधर जैसे ही बीएसपी की सरकार बनती है, उमेश पाल जो गवाह था राजूपाल मर्डर केस का, वह पुलिस के सामने आता है
और बोलता है 2006 में अतीक ने मुझे किडनैप करवाया था और अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया था, इसलिए मैंने उस टाइम दबाव में आकर ये बोला था कि मुझे कुछ पता नहीं। और अब यही केस अतीक के साम्राज्य पर एक बड़ा वार साबित होने वाला था। कैसे और क्यों, ये हम आगे आपको बताएंगे। जैसे उमेश पाल एफआईआर दर्ज करवाता है, अतीक गायब हो जाता है और 2008 में अतीक दिल्ली से पकड़ा जाता है। अतीक को जेल में रखा जाता है, बावजूद अतीक का दबदबा ऐसा था कि जज भी पीछे हट गया। खैर, अपराध का उसका भांडा फूट रहा था, उधर अतीक अपना राजनीतिक दौर भी जारी रख रहा था। वहाँ 2009 में चुनाव लड़ता है और हार जाता है, फिर 2012 में भी हारा, फिर 2014 में भी हारा। और जब एक के बाद एक चुनाव हारने के चलते उसके अंदर का बाहुबली कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था और पुराना वाला चकिया का गुंडा अतीक अहमद लौट रहा था। अब अतीक की बढ़ती दखल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसे साबरमती जेल बंद कर दिया। इसी के साथ राजूपाल केस की इन्वेस्टिगेशन भी 2022 में पूरी हो जाती है और राजूपाल केस में सीबीआई ने टोटल 5 लोगों के नाम मेंशन कर रखे थे। उन 5 लोगों में अतीक और उसका भाई अशरफ भी शामिल था। और आज आपको बता दूं कि इस केस में सीबीआई ने उमेश पाल को गवाहों की लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि उमेश पाल के बयान कई बार चेंज हुए थे तो उसे गवाहों से हटा दिया गया था। यानी आधिकारिक तौर पर उमेश पाल गवाह नहीं था। यानी अब अतीक को उमेश पाल से कोई खतरा नहीं था। तो सवाल है, उमेश पाल से खतरा नहीं था, फिर उमेश पाल को अतीक अहमद ने मारा क्यों? 24 फरवरी 2023 उमेश पाल अपने गनर के साथ घर लौटा हुआ था, तभी उनके ऊपर 7 लोगों ने गोली और बम से हमला कर दिया। इसमें उमेश पाल और उसके गनर की मौत हो जाती है। अब इस केस में अगले दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल पुलिस थाने पहुंचती है और फरियाद करती है कि उमेश पाल को तो उन्होंने मार दिया है, इसके साथ साथ उनको भी कॉल आ रहा है कि उनको भी मार दिया जाएगा। और इस एफआईआर में वह नाम लेती है अतीक अहमद का, उसके भाई का, अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन का, अतीक के दोनों बेटों का, इसके साथ साथ 6 और लोगों का नाम लेती है। और यहीं से अतीक के पूरे कुनबे के खिलाफ पूरी सरकार मैदान में उतर जाती है। अब अतीक तो साबरमती जेल में बंद था, अशरफ बरेली में बंद था और बाकी सब फरार हो गए। बस यहीं फरारी उन सब के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। उधर उमेश पाल पर गोली चलाने वाला सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है। इसके बाद यूपी पुलिस ने बयान दिया कि इस फुटेज में टोटल 7 लोगों की पहचान हो रही है, जिनके नाम है असद अहमद, अरबाज, उस्मान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर। ये 7 लोगों के नाम पुलिस ने बताए। 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर होता है और उसके 3 दिन बाद पहला एनकाउंटर होता है और अरबाज मारा जाता है। इसके बाद 6 मार्च को उस्मान एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। इसी बीच कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल के किडनैपिंग वाले केस में उम्र कैद की सजा सुना दी। अतीक पर 150 से ज़्यादा केस थे, लेकिन यही एक केस है जिसमें अतीक को सजा सुनाई गई। शायद अतीक भी जानता था कि यही वह केस है जो साबित हो सकता है, इसीलिए अतीक ने उमेश पाल पर हमला करवाया और उसे मरवाया। खैर, इसी केस में अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है और अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जाता है। बताया जाता है कि अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाने में 10 लाख का खर्च हुआ था। अब सुनो मामा, 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हो जाता है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा उमर जो लखनऊ जेल में बंद है, वहीं दूसरा बेटा अली जो नैनी जेल में बंद है, तीसरा असद जो एनकाउंटर में मारा गया और 2 छोटे बेटे अजम और अबन जो बाल सुधार गृह में बंद है। और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अतीक की जो 11,000 करोड़ की संपत्ति थी वह सीज कर दी गई और घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। खैर, कोर्ट का सख्त आदेश था कि अतीक और अशरफ का रेगुलर चेकअप हो, इसलिए 15 अप्रैल रात 10 बजे दोनों भाइयों को कोलविन हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, पुलिस वाले भी साथ में हैं, दोनों भाई के हाथ में हथकड़ी है और वहीं मीडिया वाले आते हैं, उनको घेर लेते हैं। इनमें से 3 मीडिया वाले फर्जी बनकर आते हैं और अतीक अशरफ को गोली ठोक देते हैं। यहाँ सवाल है कि ये तीनों है कौन और इन्होंने मारा क्यों? तीनों के नाम इस प्रकार है, लवलेस, अरुण और सनी। इनको जब पुलिस ने पूछा तो इन्होंने कहा कि इनको अपना नाम बनाना था अंडरवर्ल्ड में, इसलिए अतीक अशरफ को मारा। लेकिन मामा ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि तीनों अलग अलग शहर के रहने वाले हैं। ये तीनों कभी मिले भी नहीं थे, तो ये लोग इस काम के लिए साथ में कैसे आए? दूसरी चीज़, ये तीनों काफ़ी गरीब थे, पटियाल जिंदगी थी, तो फिर इनके पास 7-7 लाख की 2 जिगना पिस्टल कहाँ से आई? कैमरा और माइक खरीदने के पैसे कहाँ से आए? इनको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट 10:30 बजे ही अतीक अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा? वहीं होटल का खर्चा, मोबाइल, बाइक, ये सब कहाँ से आया? पुलिस तो अपने हिसाब से बयान देती रहती है, लेकिन सही जवाब तो अभी तक नहीं मिला और लगता है कभी मिल भी पाए, क्योंकि यही साबित होता है कि
कोई तो है जिसने इन तीनों लड़कों को तैयार किया है। अरे मामा, मर्डर तो हर रोज होते हैं, लेकिन जब पुलिस कस्टडी में मर्डर होता है तब आम जनता को कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाता है, और तब कुछ लोग अपनी सुरक्षा और खुद को न्याय दिलाने हथियार उठा लेते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं। और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है। खैर, आज भी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार है। इतनी बड़ी कानून व्यवस्था 2 लोगों को ढूंढ नहीं पा रही। कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अतीक की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।